हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत आज की टेस्ट सीरीज में। और आज की टेस्ट सीरीज हमारे लेवल 1 के लिए है और हम आज से शुरू कर रहे हैं पेडागोजी। और पेडागोजी के टेस्ट में क्या टेस्ट हुआ था मैं आप लोगों को बता देता हूं। दरअसल देखिए, एक बार मार्कर ले लेता हूं और मैं बताता हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कॉस्मोस क्लासेस के मोबाइल ऐप पर, जी हाँ, कॉस्मोस क्लासेस के मोबाइल ऐप पर हम लोगों ने ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज चालू की है। और ये टेस्ट सीरीज का आगाज कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की सफलता के लिए एक बिगुल साबित होगा और उनको अपनी सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा पाएगा। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज पर जैसे क्लिक करोगे कॉस्मोस क्लासेस के मोबाइल ऐप पर और आप फाइनली यहाँ जाएंगे तो क्रैश कोर्स के नाम से दो टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको। एक तो लेवल 1 के लिए मिलेगी जिसकी रेट जो प्राइस है वो 101 है, और एक मिलेगी आपको लेवल 2 के लिए जिसकी प्राइस 299 है। जैसे ही आप लेवल 1 में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट दिखेंगे और हमारे ये टेस्ट आयोजित हो चुके हैं। याद है कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो है इसका टेस्ट अपन का यहाँ लग चुका है, कंडक्ट हो चुका है, आयोजित हो चुका है। और इस टेस्ट का अगर हम बात करें, ये जो टेस्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और उसका सोल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। और अगला जो टेस्ट होगा आप लोगों का, वो टेस्ट होगा 6 दिसंबर को, और वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का होगा। जी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का होगा। कितनी तारीख को? 6 दिसंबर को। आप उसकी तैयारी करके आइएगा बढ़िया से, और कल उस टेस्ट को आप बैठिएगा आराम से, उसमें तैयारी कीजिएगा। चलो अब शुरू करते हैं उसके टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस को। सबसे पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, कुछ क्वेश्चंस हमने जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज में सॉल्व कराए हैं वो कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि RSMSSB और RPSC जिन एग्जाम्स को लेती है या पहले के पेपर्स में जो लिए हैं उनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं या फिर ऑप्शंस को चेंज किया गया है या दो दो ऑप्शंस आंसर माने गए हैं। तो अगर मेरे किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का इस तरह का विवाद देखा जाए तो एक बार उस क्वेश्चन की ये पुष्टि जरूर कर लीजिएगा कि वो क्वेश्चन डिलीट हुआ है या नहीं, क्योंकि कई क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो अब मैं आपको यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो जहां आप देखेंगे अच्छे से कि द फंडामेंटल यानी आधारभूत, ऑर्डर यानी क्रम ऑफ LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का शुड बी फॉलोड, उसे फॉलो किया जाना चाहिए। इट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किस चीज का गुण है? ये सामान्य गुण है कौन सी प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ये कहता है कि कंटेंट्स को पढ़ाने से पहले, विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले अध्यापक को ये चयन करना चाहिए कि किस उम्र के विद्यार्थी को किस लेवल का कंटेंट्स देना है। ये तय करना चाहिए कि उस एज के विद्यार्थी को किस स्तर का ऑब्जेक्टिव पूरा कराना है, टारगेट पूरा कराना है। तो ये सारा सिलेक्शन के अंतर्गत आता है। एज, रेंज, कवरेज, फ्रीक्वेंसी, अवेलेबिलिटी, टीचेबिलिटी, लर्नेबिलिटी के आधार पर हम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन करते हैं। ये हमारे मूल प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। जबकि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में क्या होता है कि जो भी कंटेंट्स हमने प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में सेलेक्ट किया है, जो भी पढ़ाने के लिए जो कंटेंट सेलेक्ट किया है, चाहे हमने आपने अल्फाबेट तैयार कर लिए, मानो कि आपको LKG के बच्चे को अल्फाबेट सिखाने, इंग्लिश के अल्फाबेट सिखाने, 26 अल्फाबेट है। अब आप सिक्वेंसिंग करेंगे कि मैं पहले बाउल सिखाऊंगा कि पहले कॉन्सोनेंट सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, ये आप सिक्वेंसिंग करेंगे। सिक्वेंसिंग और ग्रुपिंग ये ग्रेडेशन के अंदर किए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन का सिद्धांत, ये आदत का निर्माण करता है। ये व्यवहारवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई आपके पहले उद्दीपक आना चाहिए, फिर आप रेस्पॉन्स देंगे, फिर आपको पुनर्वलन मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैबिट फॉर्मेशन में आती है। ज्यादातर ये आत्मा है हैबिट फॉर्मेशन ऑडियो लिंगुअल मेथड की। फॉलो द नेचुरल वे। नेचुरल वे मतलब क्या होता है? एक प्राकृतिक तरीका। जिस तरीके से एक बालक जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद, तरीके को नहीं बता रहा मैं किस तरीके से जन्म लेता है, मैं बता रहा हूं कि जन्म लेने के बाद वो बालक जिस तरीके से किसी भी भाषा को सीखता है, वो भाषा का वो सीखने का तरीका नेचुरल होता है। और अगर किसी बालक को उसी नेचुरल तरीके से सिखाया जाए तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इन नेचुरल वे, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन नेचुरल वे, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस भी कहते हैं, ठीक है ना। उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस कहते हैं। मतलब वो ये पूछ रहा है कि अगर हम LSRW के माध्यम से अगर सिखाते हैं तो इसको अपन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वे कहते हैं। दूसरी बात, इसको अपन कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर। और इसी में एक चीज आ जाती है, अगर ये कह दें कि प्रॉपर ऑर्डर मतलब एक सही सीक्वेंस, और अगर यूं भी कह दें
ये कह रहा है ना फंडामेंटल ऑर्डर, तो इसको प्रॉपर ऑर्डर भी कह सकते हैं अपन। दूसरा इसमें यूं भी पूछ ले तुमसे, मान लो कि यार एक बात बताओ, ऐसे पूछ ले तुमसे कि यार चलो प्रॉपर ऑर्डर की बात ठीक है यार, चलो ये बताओ हैबिट फॉर्मेशन की बात, ये वो सॉरी नेचुरल ऑर्डर की बात ठीक है या नेचुरलनेस की बात ठीक है, लेकिन एक बात बताओ यार, मान लो कि अगर चारों स्किल्स को बराबर बराबर वेटेज की देने की बात आ रही हो कि चारों स्किल्स को बराबर बराबर वेटेज देना है, तो वो कौन से प्रिंसिपल्स के अंदर आएगा? वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन के अंतर्गत, समानुपात के अंतर्गत। चलो अभी हमने यहां पर आंसर डी लगा दिया है और अब हम आगे चलते हैं। लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये टीचिंग मैक्सिम है कि हम पहले सामान्य की ओर जाएं, फिर वहां से कठिन की ओर जाएं, पहले आसान की ओर रहें, फिर अपन कठिनता की ओर जाएं। तो देखना कि अगर हम सिंपल से लीडिंग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं तो कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है? दरअसल देखो ये जो आधार है वो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के हैं कि हमेशा कंटेंट्स विद्यार्थी की अवेलेबिलिटी या फिजिबिलिटी या विद्यार्थी के लेवल के आधार पर कंटेंट को सिलेक्ट किया जाए, फिर उसको ग्रेड किया जाए। ग्रेड का मतलब श्रेणी जमाना। अब श्रेणी हमेशा जमाएंगे तो ऐसे जमाएंगे, देख पहले सीधी, फिर उससे थोड़ी टफ, फिर उससे थोड़ी टफ, फिर उससे थोड़ी टफ, फिर उससे थोड़ी टफ। मान लो मुझे तुम्हें क्वेश्चन सिखाने या मुझे तुम्हें वोकैब सिखानी है, तो वोकैब में कैसे सिखाऊंगा? पहले आसान वोकैब सिखाऊंगा, फिर डेली यूज वाली आसान, फिर डेली यूज वाली थोड़ी मध्यम, फिर डेली यूज वाली थोड़ी टफ, तो एक सीक्वेंस बनाऊंगा ना प्रॉपर। तो वो कह रहा है कि अगर सामान्य से कठिनता की ओर जाते हैं तो वो केवल एक ही माध्यम में जाते हैं, ग्रेडेशन में। हैबिट फॉर्मेशन में कोई सामान्य कोई कठिन नहीं होता, उसमें आदत का निर्माण किया जाता है। कंट्रोल्ड वोकेबलरी हमेशा कठिन वोकेबलरी होती है और इजी वोकेबलरी भी हो सकती है, इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत फिक्स नहीं है। और नेचुरल वे का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों को एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाना ही ये क्या होता है आपका नेचुरल वे होता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट, मनोवैज्ञानिक और भाषागत प्रयोगों के माध्यम से विच सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज, कौन सा सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज जो है वो कंसीडर किया जाता है मोस्ट एडवांटेजियस फॉर अ लर्नर, एक लर्नर के लिए। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग। गलत। अंडरस्टैंडिंग को आप लिसनिंग समझे, अंडरस्टैंडिंग शब्द है ना उसको आप लिसनिंग समझे। अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू लिसनिंग, उसको आप लिसनिंग से कंपेयर करें हर बार, ठीक है ना। ओके तो मैं अगर यहां देखूं तो लिसनिंग एल एस आना चाहिए, ये गलत हो गया, यहां पर भी ये गलत हो गया, यहां पर भी ये गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ इनसे मैं बाद में बात करूंगा। चलो देखो आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अगर लैंग्वेज टीचिंग की अगर कुछ अपन स्वीकृत सिद्धांतों की बात करें तो उनमें से निम्न में से कौन सा उनके खिलाफ है? गिव प्रायोरिटी टू साउंड, बिल्कुल साउंड को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले साउंड आए, साउंड से ही हमने सिंबल बनाए और सिंबल से हम फाइनली धीरे 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 अल्फाबेट बनाने लगे। द ऑरल वे इज द श्योरेस्ट वे टू लैंग्वेज टीचिंग, बिल्कुल ऑरल वे सबसे बढ़िया तरीका है अगर लैंग्वेज सीखी जाए। तो शुरुआत में तो दुनिया ऑरल ही सीखती थी, कौन लिखता था? धीरे 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 लैंग्वेज को स्क्रिप्ट में लिखना लगे हम, धीरे धीरे चालू हुए लिखना, बाकी पहले ऑरल में सीखा जाता था। यूज मदर टंग एज अ टूल नॉट अ मीडियम, सही बात है। अगर आपको टारगेट लैंग्वेज सीखनी है तो मदर टंग का यूज एक माध्यम के रूप में ना करें बल्कि एक टूल के रूप में करें, एक उपकरण के रूप में करें। मदर टंग एक माध्यम नहीं होना चाहिए उसको सीखने का लिए। जैसे मानो वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी सिखाने के लिए आप मदर टंग का माध्यम यूज मत करो बल्कि उसको टूल यूज करो, एक एज ए सपोर्टिव टूल। अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा तो उसको समझा दो, अगर कोई स्ट्रक्चर बच्चे को समझ में नहीं आ रही तो उसे समझा दो, लेकिन हाँ मदर टंग का यूज एक माध्यम बना करके ना करें क्योंकि ट्रांसलेशन का फिल्टर लग जाएगा और ट्रांसलेशन का फिल्टर लगते ही बच्चा ट्रेडिशनली सीखेगा, वो प्रॉपर मॉडर्न तरीके से नहीं सीख पाएगा। राइटिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर रीडिंग, क्या ऐसा होता है कि लिखने से पहले अपन मतलब पढ़ने से पहले अपन लिखना सीखते हैं? नहीं, पहले पढ़ना सीखते हैं फिर लिखना सीखते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। अगला देखना, पुटिंग लैंग्वेज आइटम्स इन कोर्स मटेरियल इनटू द बेस्ट अरेंजमेंट टू मैक्सिमाइज लर्निंग। क्या कह रहा है देखो, अगर हम सारे आइटम्स को भाषा में जो सीख रहे हैं उनको कोर्स में, अगर उस कोर्स मटेरियल्स में अगर उनको सबसे अच्छे अरेंजमेंट में रख दिया जाए तो उससे लर्निंग हमारी बढ़ जाती है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को ग्रेडेशन कहते हैं मेरे भाई। अगर अपन अरेंजमेंट कर दे, जहां अरेंजमेंट की बात आ जाए ना, कंटेंट्स को अरेंज करने की बात आ जाए, जहां पर कंटेंट्स को अरेंज करने की बात आ जाए, माइंड में एक ही आंसर जाना चाहिए सर, ग्रेडेशन। क्या जाना चाहिए? ग्रेडेशन। क्योंकि ग्रेडेशन के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, ग्रेडेशन के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो होता है ग्रुपिंग और एक होता है सिक्वेंसिंग। और ग्रुपिंग और सिक्वेंसिंग दोनों अरेंजमेंट के ही पार्ट है, ग्रुपिंग और सिक्वेंसिंग दोनों ही अरेंजमेंट के ही पार्ट है। और ये जो आपका सिलेक्शन है वो कंटेंट्स को सिलेक्ट करने का है, ये प्रस्तुत करने का है और ये कंपोज करने का है। लेकिन अरेंजमेंट की बात आ रही है तो अरेंजमेंट करें हम
तो वो वहां पर आप लोगों को ग्रेडेशन करना पड़ेगा। ग्रेडेशन मानी श्रेणीकरण करना, अरेंजमेंट करना। आगे देखना, निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है भाई जो करेक्टली ये डिफाइन करता है द प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच, स्पाइरल का मतलब होता है यहां से चालू हुए, घूमे 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 यूं घूमे। अब बताओ, जब अपन यूं घूम रहे तो पिछला भी तो अपन साथ लेके चल रहे हैं, हाँ या ना, पिछला ज्ञान साथ लेके चल रहे हैं, यस और नो, चल रहे हैं। अगर पहले पढ़ी हुई वोकैब को और पहले पढ़ी हुई ग्रामर को अपन पुनः रिपीट कर देते हैं, या रिपीट करने के बाद उसको रीइंफोर्स करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्पाइरल वे। तो देखना, लैंग्वेज आइटम शुड बी टॉट इन स्ट्रिक्ट लीनियर, नहीं वो तो लीनियर वाला हो जाएगा। प्रीवियसली टॉट वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर शुड बी रीइंट्रोड्यूस्ड इन सिक्वेंशियल सबसिक्वेंट यूनिट्स। आगे की यूनिट्स में कई बार करते नहीं करे अपन, यही वाला आंसर है। स्टूडेंट शुड लर्न लैंग्वेज ओनली थ्रू रिटन, नहीं, रिटन रिडल की बात नहीं चलती इसमें, टॉपिक को सिलेक्ट किया जाना चाहिए फ्रीक्वेंसी के आधार पर, नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी की बात नहीं चलती। दरअसल होता क्या है कि जैसे मान लो आप 5th क्लास में पढ़े और आप जब 6th क्लास में मूव करोगे तो 5th क्लास का जो नॉलेज है वो आपको, जो पहले आपने वोकैब पढ़ी, जो आपने पहले ग्रामर पढ़ी, वो सब आगे काम आएंगी। जैसे मान लो पिछला चैप्टर आपने पढ़ लिया, पिछला चैप्टर पढ़ा आपने, मान लो सबसे पहले बेसिक नॉलेज ऑफ वर्ब्स, आपने बेसिक नॉलेज ऑफ वर्ब्स पढ़ा, तो सेकंड जब चैप्टर पढ़ोगे आप टेंस, तो उसमें वर्ब्स का नॉलेज नहीं आएगा क्या? आपका काम आएगा ना, आएगा ना। अब जब टेंस पढ़ लोगे तो फिर सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में वो चीज काम आ जाती है। तो कहने का मतलब हमारे प्रीवियस टाइम में पढ़ी हुई स्ट्रक्चर और प्रीवियस टाइम में पढ़ी हुई वोकैबुलरी को आगे यूज करना ही क्या कहलाता है? आपका वो प्रीवियसली वो स्पाइरल मेथड कहलाता है। आगे देखना, एडमिशन डिपार्टमेंट, आगे देखना, यहाँ पर वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, अगर हम सबसे मूलभूत अगर सिद्धांत जानना चाहें सेकंड लैंग्वेज टीचिंग का, तो क्या होगा? ग्रेडेशन, एक्सप्लेनेशन और कंटेंशन, या फिर रिलैक्सेशन। तो रिलैक्शन यानी आराम, कंटेंशन यानी झगड़ा, ये तो कोई मेथड ही नहीं होते। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, ये कोई प्रकार का मेथड नहीं होता, केवल एक ही मेथड है, ग्रेडेशन। इतना सीधा क्वेश्चन पूछा है, ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये अपन के द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करें तो लैंग्वेज एक फॉर्म है एक्टिविटी का, है ना, एंड वन लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू। अगर कोई भी व्यक्ति को लैंग्वेज सीखना है तो बताओ, अगर कभी भी पेडागोजी की बात करो, अच्छा आपने जब बीएसटीसी या हम प्री बीएड ये करते हैं तो उसमें एक आता है शिक्षण अभिरुचि करके, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिव्यक्ति के नाम से एक टॉपिक चलता है, एक विषय चलती है। उसमें आप जब भी ये पूछते हैं कि अगर विद्यार्थी ने क्लास में बाथरूम कर दिया तो आप क्या करेंगे, तो आपसे क्या पूछते हैं, विद्यार्थी ने अगर क्लास में बाथरूम कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो आपसे पूछा जाता है ऑप्शन कि क्या आप उसे मार लगा देंगे, या मार लगा आप खुद साफ करेंगे, या फिर आप तुरंत प्रभाव से वहाँ की चपरासी को बुला करके, पियोन को बुला करके उसे साफ करवाएंगे और माँ बाप को इसके बारे में सूचित करेंगे। तो आपका विवेक क्या काम कहता है? तो ऐसे ठीक उसी प्रकार से आप ये बताइए जरा कि कभी किसी पेडागोजी का कोई कॉन्सेप्ट ये कह सकता है, ये कह सकता है कि बच्चे को भाषा को सीखने के लिए रटना पड़ेगा, कह सकता है क्या? नहीं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी इसको सीधा सीधा नहीं कहता, हम तो उससे मतलब निकालते हैं, उसका नेगेटिव पॉइंट निकालते हैं। ये तो जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छाई होती है किसी में तो बुराई निकाल लेती है, ऐसे ही तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बुराई क्या है कि वो रटवाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर पर फोकस करवाता है। ऐसे एएलएम भी यही काम करवाता है। तो कहने का मतलब रोट मेमोराइजेशन की अगर हम बात करें तो वो प्रॉपर क्या नहीं है, इसका माध्यम नहीं हो सकता। और कई जगहों पर इसका आंसर रोट मेमोराइजेशन दे रखा है, जबकि इसका आंसर एक्टिविटी है, सक्रियता, है ना। सक्रियता से ही, क्रियाशीलता से आप भाषा को सीख सकते हैं। बेसिकली लैंग्वेज एक एक्टिविटी का ही फॉर्म है, और हम लैंग्वेज को किसके थ्रू सीख सकते हैं? क्रियाशीलता की तरफ से सीख सकते हैं। अगर हम एक्टिव रहेंगे तो लैंग्वेज सीखने में आएगी। बताओ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन व्हाट डज द टर्म रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि एक शब्द को अपन कितने कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक शब्द है हैव का मतलब रखना भी होता है, हैव का मतलब खाना भी होता है, पीना भी होता है, लेना भी होता है, पॉजिटिव वर्ब भी होती है। हैव को मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकता हूं, दैट्स कॉल्ड रेंज, रेंज ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड की रेंज। तो इन व्हाट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन अ वर्ड इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड रेंज। ओके, हाउ ऑफन ए वर्ड इज यूज्ड इन द लैंग्वेज, लैंग्वेज में एक वर्ड कितनी बार यूज किया जाता है, ये होती है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। और कि क्या क्या अलग अलग मीनिंग एक वर्ड कन्वे करता है, वो होता है कवरेज। एक ही शब्द कई बार अलग अलग मीनिंग दे देता है, वो होता है कवरेज, है ना, कवरेज भी होता है। अब याद रखना यहाँ पर कि अगर अलग अलग मीनिंग दे रहा है तो कवरेज, और अगर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है तो वहां पर क्या हो गया आपका रेंज। और फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर, ये रेंज नहीं होती, ठीक है ना। आगे देखना,
इंडियन लर्नर्स ऑफ इंग्लिश जनरली सफर फ्रॉम द फॉलोइंग वीकनेस। भारतीय लर्नर के बीच में क्या वीकनेस है? वो प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ पाते, थिंक दे नो वो एवरीथिंग, वो सोचते हैं कि वो सब जानते हैं, डू नॉट डू नेट चेकिंग, नेट चेकिंग ये तो फालतू के ऑप्शन है कि नेट चेकिंग करना, और वो ये वाला आंसर आएगा। हम लोग यही सोचते हैं, आज भी हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम लोग उच्चारण सही से नहीं कर पाते, हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता, हम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते। Why is testing necessary? टेस्टिंग क्यों जरूरी है? अचीवमेंट का पता लगाने के लिए। टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द अचीवमेंट लेवल ऑफ द लर्नर। ये तो कोई भी बता सकता है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रकार का लूप नहीं था। आगे देखना, टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज रिसोर्स। गलत, कि ये वो कह रहा है कि आप पूर्ण तरह सदुपयोग कर सकें भाषा के संसाधनों का। हाँ, टेस्टिंग नेसेसरी है ये जानने के लिए कि दक्षता क्या है टीचर की, कि टीचर की दक्षता जानने के लिए काम आता है ये। टेस्टिंग नेसेसरी है लर्नर को प्रमोट करने के लिए नहीं, टेस्टरी जो टेस्टिंग है वो जरूरी है विद्यार्थी के अचीवमेंट लेवल को जानने के लिए। Which of the following are considered reinforcement skills in language learning? अगर हम reinforcement, एक तो होते हैं आपके फर्स्ट स्किल्स, एक होते हैं सेकेंडरी स्किल्स। आपके पास दो स्किल्स होते हैं। आप जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में 4 स्किल्स होते हैं आपके, तो उनको 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट स्किल्स और दूसरा बांटा गया है आपका सेकेंडरी स्किल्स। ओके, प्राइमरी स्किल्स और सेकेंडरी स्किल्स। फर्स्ट स्किल्स की जगह अपन प्राइमरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको दोस्त? प्राइमरी कह सकते हैं। ठीक है भाई साहब। अरे आपके पास 4 स्किल्स होते हैं क्या? बताओ, अगर किसी भी भाषा को सीखना है तो कितने स्किल्स हैं मेरे भाई? 4 स्किल्स हैं। कितने हैं? 4। पहला कौन सा है? प्राइमरी, मतलब पहला कौन सा है? लिसनिंग, दूसरा कौन सा है? स्पीकिंग, तीसरा कौन सा? रीडिंग, चौथा कौन सा? राइटिंग। और इन चारों स्किल्स को 2 भागों में बांटा गया है, पहला प्राइमरी स्किल्स और दूसरा है सेकेंडरी स्किल्स। सेकेंडरी स्किल्स का हम दूसरा नाम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल्स। रीइंफोर्समेंट स्किल। ओके, रीइंफोर्समेंट स्किल्स हम सेकेंडरी स्किल्स को कहते हैं। हमारे पास 4 स्किल्स हैं और चारों का नाम है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों स्किल्स आप लोगों को पता है मेरे भाई, है ना? सबको पता है चारों को, चारों स्किल्स। ओके, और अब आपसे कोई पूछे कि चारों स्किल्स में से आपके रीइंफोर्समेंट स्किल्स कौन कौन से, तो लास्ट के 2 यानी कि सेकेंडरी जो है ये आपके रीइंफोर्समेंट स्किल है और ये जो है आपके प्राइमरी स्किल्स हैं। ओके, अब इनमें से आपसे पूछा रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। अगर आपसे रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव पूछा जाए तो आपके ये लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों तो रिसेप्टिव है, यानी कि ग्रहण करने योग्य, और ये दोनों की दोनों स्किल्स आपके प्रोडक्टिव है। जो आप पढ़ लेते हो, जो समझ लेते हो, उसको आप यहां पर आउट करते हो, प्रोड्यूस करते हो। आपका आंसर आएगा यहां पर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। इसमें क्या अनुमान लगाते हैं हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में अनुमान क्या लगाते हैं कि केवल क्यों कुछ सिलेक्टेड और ट्रेन टीचर ही इसको पढ़ा सकते हैं भाषा को? गलत बात, ये अनुमान तो कभी नहीं लगाया जाता। सिलेक्शन का मतलब टीचर की बात से होता ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू टीच द होल लैंग्वेज विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड एंड द अदर कॉन्स्टेंट्स। बिल्कुल यही कहता है ये कहता है कि आप है ना पूरी भाषा को दिए गए समय में नहीं पढ़ा सकते, आप पूरी भाषा को दिए गए बंधनों में नहीं पढ़ा सकते, आपको उस भाषा को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंजमेंट इज वेरी नेसेसरी एंड अरेंजमेंट इज मैंडेटरी टू लर्न अ लैंग्वेज। सो दैट कैसे करना होगा? उसको ब्रेक करो, तोड़ो, और उसमें बच्चों के रेंज और लेवल के आधार पर, अवेलेबिलिटी, टीचेबिलिटी, लर्नेबिलिटी के आधार पर उसको बांट दो। आगे देखना, ये पॉसिबल है कि अपन उन लोगों को सिलेक्ट कर लें जो लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, फ्यू सिलेक्टेड लर्नर्स। देखो, ना तो इसकी बात लर्नर से होती है और ना इसकी बात टीचर से होती है, केवल लैंग्वेज कंटेंट से इसकी बातें होती हैं, है ना? हाँ, अब मैं 1 मिनट, अब अगर यहां पर हम बात करें तो ग्रुपिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिचुएशन और थीम्स सच एज स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, क्लासरूम। अब देखो ये सब एक ही जगह से रिलेटेड है, एक ही जगह से रिलेटेड है। देखो, स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, क्लासरूम और लाइब्रेरी, ये सब एक ही पढ़ाई अध्ययन से संबंधित है, तो उनको लेक्सिकल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? लेक्सिकल ग्रुप। लेक्सिकल ग्रुप क्या होता है? जिसमें हम एक जैसे शब्द लेते हैं, जैसे मान लो मेडिकल वाले ले लें अपन। लेक्सिकल ग्रुप में मेडिकल में कौन कौन आ जाएगा? डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, हेल्थ ऑफिसर, ठीक है ना, पेशेंट, ओके, इंजेक्शंस, ऐसे मेडिसिन, ये सब किस में आ जाएगी? लेक्सिकल ग्रुपिंग में आ गई। फनेटिक ग्रुपिंग क्या होता है? जैसे कैट, मैट, जैसे कैट,
मैट, रैट, ये फोनेटिक ग्रुपिंग होती है कि आप आ वाले साउंड ले लें एक साथ, एक बार आ वाले साउंड ले लें, एक बार ई वाले साउंड, पिन मिन चिन ऐसे ले लें। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग क्या होती है कि पहले आपने वर्ब पढ़ा दी, फिर आपने मेन हेल्पिंग वर्ब पढ़ा दी, सारी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा दी, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा दी। ज्यादातर ग्रामर को पढ़ाने के लिए हम जौन सी ग्रुपिंग करते हैं वो ग्रामेटिकल ग्रुपिंग ही होती है। सेमेंटिक ग्रुपिंग होते हैं अर्थ के आधार पर ग्रुपिंग करना है, जैसे पर्यायवाची एक साथ ले लिए, जैसे सबके पर्यायवाची, जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं जैसे मैं फूल ले लेता हूँ सारे के सारे फ्लावर्स ले लेता हूँ। अब जैसे मान लो लोटस ले लिया, फिर ऐसे मैंने और लिली ले लिया, ऐसे अपन सेमेंटिक ग्रुपिंग कहते हैं उसको, अर्थ पे आधारित है ना, एक जैसी आधारित, तो सेमेंटिक आधारित है ना। तो अब अपन का जो आंसर होगा उसमें लेक्सिकल ग्रुपिंग होगा। अगला देखना, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन मीन्स, ग्रेडेशन का मतलब क्या है? ग्रेडेशन का मतलब है कि डिफिकल्ट आइटम चुने, हाँ, कि गो फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, हाँ यही है। चूज ओनली इजी आइटम्स, नहीं। ओके, चूज ओनली रिलेवेंट और सिग्निफिकेंट आइटम, नहीं। ये कहता है आसान से कठिनता की ओर जाया जाए, ये ग्रेडेशन कहलाता है। ओके, और सिलेक्शन कि हमेशा इजी, मतलब अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग उसको चुना जाए, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चुना जाए। बताओ, लैंग्वेज जो एक हैबिट है ना, हैबिट फॉर्मिंग का प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादियों के अनुसार, यानी कि जो स्किनर है, बीएफ स्किनर है, उनके आधार पर कि 3 कंपोनेंट्स क्या है जो इस हैबिट फॉर्मेशन में काम करते हैं। पहला उद्दीपक होना चाहिए, स्टिमुलस होना चाहिए, फिर उस पर अपन रेस्पॉन्स देंगे, फिर हम उनको पुनर्बलन मिलेगा, ये बात करते हैं वो। ये आपको पूरा पता है, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है उनको कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। बताओ, एक्टिव वोकेबलरी और पैसिव वोकेबलरी में अंतर क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखो, शब्दों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग तो होता है सक्रिय वोकैब और एक होता है अक्रिय वोकैब। सर, सक्रिय वोकैब क्या होती है? जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। जैसे मैं रूटीन बोल रहा हूँ तो मुझे अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, डेली मैंने बोला, मुझे अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे मैंने बिकॉज बोला, वर्ड्स बोला, जो हमारी एक्टिव वोकेबलरी का पार्ट है, तो ये एक्टिव है। और कुछ पैसिव होती है, जैसे स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली रिटन में लिखे हुए को पढ़ते हैं या फिर समझते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बोलते नहीं है और ना लिखते हैं। देखा, एक्टिव वोकेबलरी राइटिंग के लिए होती है, गलत बात। एक्टिव वोकेबलरी यूज कॉन्स्टेंटली इन स्पीकिंग, बिल्कुल सही है। वाइल पैसिव इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड, सही है, ठीक है ना, यही आंसर होगा। अगला देखना हाँ, वो कह रहा है कि अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को अगर चुना जाए तो कब बेस्ट होंगे? तब बेस्ट होंगे जब वो टीचर की मदद करे ट्रांसैक्शन में मटेरियल को, बिना एनी मॉडिफिकेशन के, कि टीचर किसी भी मटेरियल को बिना किसी निर्माण के, मतलब मैं कुछ भी नहीं चेंज करूं, मतलब वो मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो हेल्पफुल होंगे जो बिना टीचर की मदद, मेहनत करवाए, बच्चों को सिखा दे, नहीं। टीचर की मदद करेगा, अधिगम करने की मदद करेगा, अधिगम करने वाले की जैसे लैंग्वेज को सीख सके, नहीं, बल्कि वो सुविधा देगा जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर को भी हेल्प मिलती है, लर्नर को भी हेल्प मिलती है। टीएलएम जो होते हैं, टीएलएम मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सर ये क्या होते हैं? जैसे फ्लानेट बोर्ड हुआ, ऑडियो विजुअल टैप्स हुए, या ऑडियो विजुअल टैप्स होते हैं ना, टैप रिकॉर्डर्स हुए, प्रोजेक्टर हेड हुआ, तो ये क्या करते हैं? ये टीएलएम होते हैं। अब ये टीएलएम टेक्स्ट बुक्स हुई। अब टेक्स्ट बुक केवल लर्नर की मदद करेगी या टीचर की मदद करेगी, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुगम्य बनाने के लिए काम करती है? तो आप कहेंगे सर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुगम्य बनाने का काम करती है। आगे देखना, आंसर लगा दिया मैंने, हाँ। अगला देखना, द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एज, कि जो मटेरियल है वो विद्यार्थी के मानसिक एज के आधार पर निर्भर करना चाहिए, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी ग्रेड और लेवल। फिर भी वही सिलेक्शन और ग्रेडेशन की बात आ गई। जब मटेरियल की बात कर दे और मटेरियल को डिवाइड करने या चुनने की बात कर दे, तो वो चुनने की बात करेगा तो सिलेक्शन, और डिवाइड करने की या ग्रेडिंग करने की बात करेगा, अरेंज करने की बात करेगा तो सिलेक्शन और ग्रेडेशन में ये चले जाते हैं। कुछ मत सोचो, सिर्फ यही सोचो कि ये आंसर होगा, ठीक है ना। आगे देखना, Why is principle of using mother tongue considered an asset in learning a second language? अगर हम सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में मदर टंग का यूज करते हैं तो उसको एक संपत्ति क्यों माना जाता है, असेट क्यों माना जाता है? क्योंकि स्टूडेंट को अलाउ करती है कि लर्निंग इंग्लिश के वर्ड्स को, कोई भी मदर टंग का यूज करने की अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं अंग्रेजी के शब्दों को सीखने से मना किया जा रहा है, नहीं, क्योंकि ये हेल्प करती है हमारी संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाने में। अब अगर मान लो किसी शब्द को तो मैं अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा, उसको मैं अगर हिंदी में समझा दूंगा तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, उसका विकास हो जाएगा, और इफेक्टिवली एंड मेक लर्निंग डीपर एंड फास्टर, और लर्निंग ज्यादा गहरी हो जाएगी और बड़ा मजबूत तेज हो जाएगी। मदर टंग का यूज हमें ये हेल्प करना है, ऐसे नहीं कि ट्रांसलेशन केवल एक मात्र में एक भाषा को सीखने का, नो,
translation is not one and only medium to learn a language because the teacher does not need to know the foreign language. क्या 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 ऑप्शन दे रहे हैं यार, तुम भी गलत कर देते इनको। तुम बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये मतलब निकलता है कि इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, जब बराबर ट्रीटमेंट दिया जाए वेरियस कंपोनेंट्स को जो लिंग्विस्टिक लर्निंग के होते हैं। 4 कंपोनेंट्स होते हैं LSRW, और LSRW को अगर अपन बराबर बराबर वेटेज दे रहे हैं दैट्स कॉल्ड प्रपोर्शन, असमानुपात करना। अगला है निम्न में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है टीचिंग इंग्लिश का जो एक जोश उत्पन्न कर देता है। जब जोश की बात आ जाती है तो मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है ना। ओके, समथिंग न्यू इन लैंग्वेज, अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को आंसर लगा देना। हैबिट फॉर्मेशन तो आदत का निर्माण होता है, लाइब्रेरी जाना, अच्छे से बोलना, किताबें को पढ़ना, ये प्रॉपर ऑर्डर वो होता है। LSRW का सेट करना, सिलेक्शन होता है, स्टडी मटेरियल को चूज करना। आगे देखना, व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव, मूल उद्देश्य क्या है टास्क बेस्ड लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग का, कार्य पर आधारित। अगर हम जैसे टास्क बेस्ड देते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया, बच्चे को खेलने के लिए कह दिया, तो उस टाइप की जो स्टडी या लर्निंग करवाते हैं उसका मतलब क्या है कि ग्रामेटिकल नियमों को रटवाना, हाँ, लैंग्वेज को एक टास्क और अचीव ए गोल। तो यूज लैंग्वेज टू सॉल्व ए टास्क, किसी भी काम को सॉल्व करने के लिए एक लैंग्वेज को यूज करना और एक गोल को अचीव करना, बिल्कुल यही होगा। ट्रांसलेट करना नहीं होगा, सोलली प्रोनाउंसिएशन पर भी वो फोकस नहीं करेगा, उच्चारण पर भी अकेला फोकस नहीं करेगा वो, बल्कि वो क्या करेगा मेरे भाई, देखना यूं कह रहा है कि व्यक्तिगत शब्द जो क्या होते हैं उनके उच्चारण, जो व्यक्तिगत शब्द होते हैं उनके उच्चारण का एकमात्र उन पर फोकस करना होता है। नहीं, अगर मैं टास्क करवा रहा हूं बच्चे से तो मैं कह रहा हूं खेल खेल में सीखो, चलो खेलो और खेल खेलने में इंग्लिश के वर्ड्स यूज करो तो सीख जाओगे, ऐसे होता ना, तो वो टास्क बेस्ड लर्निंग होती है। अगला देखना, इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। बताओ कि अगर मान लो कि अपन ऐसे चुन ले कि भाई एक पर्टिकुलर कोर्स कौन सा चुने, किसके लिए, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, तो पर्टिकुलर क्लास के लिए पर्टिकुलर कोर्स चुनने का काम किसके अंदर होता है, मोटिवेशन के अंदर, कंक्रीटनेस यानी कि वो कहते हैं मूर्तता के अंदर, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, सिलेक्शन के अंदर। ग्रेडेशन भी अगर ऑप्शन में होता तो भी हमारा आंसर सिलेक्शन होता, क्योंकि उसने चुनने की कहा है, उसने सिक्वेंसिंग और अरेंजिंग की नहीं कहा। अगर सिक्वेंसिंग अरेंजिंग की कहता है तो फिर हम लोग ग्रेडेशन लगाएंगे, और अगर चुनने की कहेगा तो हम लगाएंगे सिलेक्शन। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन मैंने क्विकली करा दिया, एक और क्वेश्चन बच रहा है, वो और बच रहा है। अगला देखना, गुड प्रोनाउंसिएशन इज गेन्ड बाय कॉपिंग नेटिव स्पीकर, कि अगर अच्छा उच्चारण करना है तो आप नेटिव स्पीकर की कॉपी करो। दिस ट्रीटमेंट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ विच प्रिंसिपल। बताओ अगर अपन कॉपी करने की बात कहते हैं अपन से, तो कॉपी करने की बात का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, नकल कर रहे हैं आप। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब होता है व्यक्तिगत विविधता के आधार पर पढ़ाना। व्यक्तिगत विविधता के आधार पर पढ़ाने का मतलब होता है कि हर लर्नर की नीड अलग अलग होती है, किसी को कैसे समझ में आता है, किसी को कैसे समझ में आता है। अगर टीचर उसको डिवाइड करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर पढ़ा दे तो उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। और प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, इसका मतलब कॉन्टेक्चुअल लर्निंग कराना, यानी कि विद्यार्थी जो भी पढ़ रहा है उसको उसके जीवन से जोड़ करके पढ़ाना। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, इसका मतलब उसके आधार पर, विद्यार्थी के आधार पर, लर्नर के आधार पर उसके कोर्स और उसके पाठ्यक्रम को, स्टडी मटेरियल को चुनना। ठीक है दोस्तों, तो कल पर अगली जो टेस्ट सीरीज है हमारी, अगली टेस्ट सीरीज कौन सी है, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी था। अगला जो टेस्ट है आप लोगों का, अगला है कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सेकंड आपका पेडागोजी का चैप्टर है, इसके साथ हम कल मिलेंगे। और मोस्ट वेलकम, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।